हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है एनसीईआरटी हाईलाइट। तो इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ like the video and do not forget to press the bell icon for more notifications like this. So without wasting the time start करते हैं अपना एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़। हमें स्टार्ट करना था नेचुरल मेथड से, नहीं सारे मेथड जानने थे कॉन्ट्रासेप्शंस के, तो हम यहीं से शुरू करेंगे। और एनसीईआरटी बिल्कुल हमारी ऐसे बन जाती है ना रेनबो, हमको वो नहीं बनाना इस बार। मैं इधर पेन से मार्क करूँगी और जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसे मैं हाईलाइट कर दूँगी। सो जो इम्पोर्टेंट होगा आप उसे अपने नोट्स में लिख लोगे। सो शैल वी स्टार्ट? ओके, सबसे पहला हमको जो पढ़ना है वो है नेचुरल मेथड। ये नेचुरल मेथड किस पे वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है? सो नेचुरल मेथड वर्क्स, एक मिनट साइज थोड़ा कम कर लेते हैं। या नेचुरल मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। यानी देखो इसमें कोई भी सॉरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? हाँ, नेचुरल मेथड किस प्रिंसिपल वर्क करते हैं? यहाँ पे कोशिश ये की जाती है कि ओवम और स्पर्म की मीटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो दोनों मिल गए तो जाहिर सी बात है कि फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा, है ना? तो हमें वही तो नहीं करना है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी के चांसेस भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पे ये बात का खास ख्याल रखा जाता है कि यहाँ पे ओवम और स्पर्म ना मिले। यानी कि लोग नेचुरल मेथड को उस टाइम यूज़ करते हैं जब दोनों, या तो ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ होगा या तो स्पर्म फर्टिलाइज नहीं हुए होंगे। अगर दोनों फर्टिलाइज्ड होंगे तो मिल जाएंगे। फिर आता है हमारा पीरियोडिक एब्सटिनेंस। यानी कि पीरियोडिक एब्सटिनेंस भी एक नेचुरल मेथड ही है। इट इज़ वन सच मेथड इन विच कपल अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम क्वार्टर्स फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ menstruational cycle when ovulation could be expected. Very important, very important. It is a periodic abstinence, यानी in which couple avoid to abstain from coitus from 10 to 17 days of cycle ovulation could be expected. कहना ये चाह रही है एनसीईआरटी कि हमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ठीक है, इन विमेन। एक सेकंड या मेंस्ट्रुएशनल साइकिल होती है विमेन में, ठीक है। तो ये उसी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल पे बेस्ड मेथड है। इसके लिए देखो कपल्स क्या करते हैं। पहली बात तो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल होती है हमारी, जिसमें से आपको पता है कि 1 से 5 डे तक ब्लीडिंग पीरियड है आपका, ठीक है। फिर आता है आपका 6 to ऐसे 10 डेज, 10 to 17 ऐसे करके आपके टोटल 28 डेज बनते हैं, ठीक है। तो उनमें कपल्स वो ये करते हैं कि दे अवॉइड ये 10 से 17वां दिन, उनको पता है कि इसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन पीरियड। यही ओव्यूलेशन पीरियड होता है जब ओवम फर्टिलाइज करते हैं, यानी उस टाइम ओव्यूलेशन हो सकता है। यानी अगर जो कपल्स को बच्चा पैदा करना है तो वो ये पीरियड में इंटरकोर्स करते हैं। लेकिन जिन्हें अवॉइड करना है वो ये 10 से 17 दिन कोइटस नहीं करते हैं। लेकिन इसके लिए भी अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि पीरियोडिक यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 10 से 17वां दिन कब आता है, कौन सी ओव्यूलेशन पीरियड होती है, तो वो ये कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे नेचुरल मेथड भी तभी काम करेगा जब आपके पास इसकी नॉलेज होगी। इसलिए एनसीईआरटी कहती है कि आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, खुद के लिए तो होनी चाहिए। इसलिए ओव्यूलेशन उस टाइम पे अवॉइड किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी अवॉइड की जा सके। यहाँ पे लिखा हुआ भी एज अ चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में फर्टिलाइजेशन तुरंत हो सकता है क्योंकि ओवम बनी हुई है, ये ओव्यूलेशन पीरियड है, ठीक है। इसलिए इसे हम लोग फर्टाइल पीरियड भी कहते हैं। यानी इस पीरियड का फ़ायदा वही लोग उठाते हैं जिनको हो सकता है अभी बच्चा ना हो रहा हो, तो डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि आप इस पीरियड में कोइटस कीजिए, तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत हाई होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। Therefore, by abstaining from coitus during this period, conception could be prevented. यानी इस टाइम पे अगर आप अवॉइड करते हैं कोइटस तो आप कंसेप्शन से बच सकते हैं। फिर आता है हमारा
Withdrawal or coitus interrupts is another method in which male partner withdraw his penis from vagina just before the ejaculation so as to avoid insemination. इसका मतलब क्या है, इसे एक ब्लैंक स्लाइड में हम समझते हैं. इसमें एनसीईआरटी ये कह रही है, एक सेकेंड सॉरी मेरा आवाज़, इज माई वॉइस क्लियर? या इट्स क्लियर, ओके. एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड. हाँ, या ओके. इसे हम बोलते हैं विड्रॉवल या कोइटस इंटरप्ट्स. इसमें जनरली मेल पार्टनर क्या करता है, सबसे पहले बताओ कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है. स्पर्म्स अगर जब तक वेजाइना में नहीं जाएंगे तब तक तो नहीं होगा, यानी स्पर्म्स का जाना बहुत इंपॉर्टेंट है वेजाइना में, है ना. लेकिन यहाँ पे मेल पार्टनर क्या करता है कि जब वो क्वाइटस कर रहा हो, यानी कि जब वो इंटरकोर्स के प्रोसेस में हो, ठीक है, तो वो अपना पेनिस उसी टाइम इजैकुलेट कर लेता है, यानी बाहर विड्रॉ कर लेता है. इंटरकोर्स के दौरान ही वो विड्रॉ कर लेता है अपना पेनिस, ताकि इंसेमिनेशन ना हो सके, ताकि स्पर्म ना जा सके. इसका मतलब स्पर्म वेजाइना में ना जाके बाहर निकल जाए, यानी बाहर गिर जाए. ठीक है, समझ में आई बात. यानी इसमें जो काम है वो है मेल पार्टनर का. इसमें वो क्या करते हैं कि इसमें जब वो इंटरकोर्स के पीरियड में होते हैं तो सबको पता है कि जब तक स्पर्म वेजाइना में नहीं जाएगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो उस टाइम वो पेनिस को तुरंत ही विड्रॉ कर लेते हैं ताकि इंसेमिनेशन ना हो सके और स्पर्म वहाँ ना जाके बाहर निकल जाए, गिर जाए. ठीक है, यानी वो वेजाइना में नहीं जा पाए. लेकिन इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं कि आप प्रेग्नेंट नहीं होइएगा. ये बिल्कुल एक हाई रिस्क पे आदमी चलता है, यानी एक रिस्क लेके चलता है. ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं माना जाता है, क्योंकि आपको नहीं आइडिया है कि हो सकता है 1 ड्रॉपलेट 2 ड्रॉपलेट कितना भी आपके वजाना में स्पर्म की एंट्री हो सकती है. आप अब उसे थोड़ी माइक्रोस्कोप से चेक करोगे, इसलिए ये काफ़ी हाई रिस्क होता है. यानी एक तरह से नेचुरल मेथड्स में गारंटीड नहीं होती है कि कंसेप्शन नहीं होगा. फिर आता है लैक्टेशनल एमिनोरिया. ये होता है विमेन का, यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है और वो अपने पोस्ट नाटल पीरियड में होती है. पोस्ट नाटल पीरियड यानी बच्चा जन्म ले लिया है, अभी माँ अपने पोस्ट नाटल पीरियड में है, उस टाइम उससे कम से कम तो 6 मंथ के लिए मेंस्ट्रुएशन नहीं आता, या बहुत सारे और भी माने गए. इन मीन्स दैट इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन, देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्ट्यूरेशन. यानी कि जब माँ लैक्टेशन करवा रही है, यानी कि जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तब उन्हें मेंस्ट्रुएशन नहीं आ सकता. तो ये भी एक पीरियड है जहाँ पे जहाँ पे आपको मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा. तो जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो ये पीरियड में आप क्वार्टस करेंगे भी तो कंसेप्शन नहीं होगा. यानी देयरफॉर एज लॉन्ग एज मदर ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड, जब तक माँ अपने बच्चे को अपने ब्रेस्ट से दूध पिलाती है, चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट नील है, कम्प्लीटली नहीं है, यानी कि अधिकतर नहीं ही होता है कंसेप्शन का कोई चांस. ठीक है. However, these methods had been reported to be effectively only up to a maximum period of 6 months following parturition. यानी कि ये 6 मंथ तक ही इफेक्टिव होता है लैक्टेशनल एमिनोरिया. ठीक है, ये 6 मंथ तक ही इफेक्टिव होता है. No medicine or no device are used in these type of methods and side effects are almost nil. यानी ये सारे methods में कोई भी डिवाइस यूज़ नहीं हो रही है, ठीक है, कोई भी मेडिसिन नहीं यूज़ हो रहे, इसलिए साइड इफ़ेक्ट्स भी बिल्कुल ज़ीरो हैं. लेकिन चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ दीज मेथड आर ऑल्सो हाई. मैंने बोला ना कि ये नेचुरल मेथड में फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. क्यों बहुत ज़्यादा होते हैं? क्योंकि इसमें कोई गारंटीड नहीं है कि अगर ये
आप जो नेचुरल मेथड यूज़ कर रहे हो, आप पीरियोडिक एब्स्टिनेंस यूज़ कर रहे हो, विड्रॉवल यूज़ कर रहे हो, लैक्टेशनल एमिनोरिया यूज़ कर रहे हो, ये सारे बिल्कुल वर्क करें। बाई चांस अगर नहीं करता है तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो ये इसलिए नेचुरल मेथड्स में चांसेस ऑफ फेलियर इज़ ऑलवेज हाई। सारे मेथड से सबसे ज़्यादा फेलियर ऑफ चांसेस इसमें हाई है, ठीक है। फिर हमारे आते हैं बैरियर मेथड्स। इन बैरियर मेथड्स ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। यहाँ पे फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर, यहाँ पे हम बैरियर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों बैरियर्स हैं। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, यानी कॉन्डम्स। ये मेल के लिए भी होता है, फीमेल के लिए भी होता है। ये देखो, ये मेल का है जिसमें 1 ओपनिंग है एंड फीमेल में 2 ओपनिंग्स होती है, ठीक है। आर बैरियर मेड अप ऑफ रबर, इट इज़ मेड अप ऑफ रबर latex sheath and are used to cover the penis in male and vagina and cervix in female just before the coitus, so that ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract। देखो यहाँ पे हम बैरियर मेथड में क्या यूज़ कर रहे हैं? बैरियर मेथड में हम ले रहे हैं कॉन्डम्स। ये किन के लिए हो सकता है? ये मेल के लिए तो होता ही है, बहुत लोग को ये इनका आइडिया नहीं कि ये फीमेल्स के लिए भी होता है। ऑफ कोर्स ये फीमेल के लिए भी होता है। मेल के लिए दे यूज दिस टू कवर देयर पेनिस, ठीक है। फीमेल के लिए दे यूज दिस टू कवर देयर वेजाइना एंड सर्विक्स। पेनिस अगर कवर हो जाएगा, पेनिस अगर कवर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है मेल से सेमेन वेजाइना में नहीं जाएगा, है ना। सेमेन वेजाइना में नहीं जाएगा, यानी वो कहाँ रह जाएगा? वो ऑटोमेटिकली कॉन्डम्स में ही उसमें अंदर रह जाएगा, यानी वो इजैकुलेट होके बाहर नहीं जाएगा। तो एक तरह से ये क्या हो गया? ये एक फिज़िकल बैरियर हमने बना दिया। हमने खुद से इसे अपने बॉडी में यूज़ किया, तो हमने इसे फिज़िकल बैरियर के रूप में यूज़ किया ताकि हम ओवम और स्पर्म को मिलने ना दें, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? फीमेल इसे यूज़ करती है ताकि दे कवर कर सके अपने वेजाइना और सर्विक्स को। इफ़ मेल इज़ नॉट यूजिंग द कॉन्डम देन फीमेल यूज़ देम, ताकि वो अपने वेजाइना और सर्विक्स को कवर कर सके, सो दैट सेमेन उनके वेजाइना में ना जा सके, ठीक है। इसमें क्या होता है इसमें चांसेस बिल्कुल कम होते हैं कि प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। इसमें भी आप क्या करते हैं? इसे हम कब यूज़ करते हैं? जस्ट बिफोर द क्वाइटस, यानी क्वाइटस शुरू होने से पहले वी वेयर दीज एंड उसके बाद हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन। निरोध एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम का फॉर मेल। याद रखने का चीज़ है, ये तो नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। कुछ भी भूल जाओ, इसे मत भूलना यार प्लीज़। इरेज भी नहीं होता, ठीक है। निरोध इज द मेल कॉन्डम। समझ में आई बात? नेक्स्ट, ठीक है। यूज़ ऑफ कॉन्डम हैज़ इंक्रीज इन रिसेंट ईयर ड्यू टू एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूज़र फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STI एंड एड्स। अब देखो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है NCERT में। कोई भी मेथड, यहाँ पे मैं इसे पूरा इरेज कर रही हूँ, कोई भी मेथड जो होता है, ठीक है, वो हमें STD या एड्स जैसे बीमारियों से नहीं बचाता। कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लो, लेकिन ये मेथड जो होता है, बैरियर मेथड्स जो होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट एंड फॉर बोथ्स। बैरियर मेथड्स फॉर होते हैं, बैरियर मतलब मेथड्स जैसे कि कॉन्डम्स जो होते हैं, इससे आपको कभी भी STI एंड एड्स नहीं होगा, ठीक है।
साफ साफ एनसीईआरटी ने यही पॉइंट लिखा है, यानी यूज़ ऑफ कॉन्डम्स इंक्रीज इन रीसेंट ईयर ड्यू टू एडिशनल बेनिफिट्स। में एक एडिशनल बेनिफिट क्या है कि इट प्रोटेक्ट द यूज़र फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STIs एंड एड्स, यानी यहाँ पे यूज़र्स को STI भी नहीं होगा, एड्स भी नहीं होगा। STI मतलब सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो सेक्शुअल एक्ट से ट्रांसमिट होने वाले डिजीज़ हैं वो होते हैं STIs, ठीक है। तो इसके यूज़ से, यानी इसका एडिशनल बेनिफिट ये हुआ कि ये हमें STI और एड्स जैसे सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से भी प्रिवेंट करता है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि और कोई भी मेथड हमें प्रिवेंट नहीं करता है इस बीमारी से, सिर्फ और सिर्फ बैरियर मेथड ही करता है। कौन सा मेथड करता है? सिर्फ और सिर्फ बैरियर मेथड ही ये काम करता है, ठीक है। एंड बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, यानी डिस्पोजेबल भी है, एंड कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, यानी आप खुद से ही इंसर्ट कर सकते हो, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देयर बाय इट गिव्स प्राइवेसी टू द यूज़र, यानी यूज़र को प्राइवेसी मिल जाती है। अगर आपको दूसरे की मदद चाहिए इसे इंसर्ट करने में, देन तो ये पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाएगा ना आपके लिए। तो सेल्फ इंसर्टेड मेथड है ये, आप खुद से इंसर्ट कर सकते हो, खुद से यूज़ कर सकते हो, तो किसी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको एक प्राइवेसी मिल जाती है खुद की। फिर हमारे बैरियर मेथड्स में क्या आता है? Diaphragm and cervical caps and vaults are barrier made up of rubber that are inserted into female reproductive tract to cover the cervix during coitus. फीमेल के लिए आता है diaphragm, cervical cap and vaults. These prevents conception by blocking the entry of sperm through the cervix. ये reusable है. Spermicidal cream, jellies and foams are used along with these barriers to increase the contraceptive efficiency. यानी फीमेल्स के लिए और कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्शंस है कॉन्डम को हटा के? डायफ्राम भी है, सर्विकल कैप भी यूज़ कर सकती है, वॉल्ट्स यूज़ कर सकती है। ये सारे भी क्या के बने होते हैं? रबर के बने होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं कि ये सर्विक्स को कवर करने में हेल्प करते हैं, ताकि स्पर्म की एंट्री ना हो सके आपके सर्विक्स में। ये रीयूजेबल है, आप फिर से इसे यूज़ कर सकते हो। इसके साथ स्पर्मिसाइडल क्रीम, यानी स्पर्म्स को मारने वाली क्रीम, जेलीज और फोम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसके साथ साथ, ताकि इसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाए, ठीक है। आगे बढ़े। अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज़ द यूज़ ऑफ इंट्रायूटराइन डिवाइस, यानी IUDs, यानी ऐसे डिवाइस जो यूरिन में जाके सेट की जाती है, यानी ये डिवाइस डॉक्टर्स कर सकते हैं, आप खुद से नहीं कर सकते। इंट्रायूटराइन डिवाइस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेज इन यूट्रस थ्रू वेजाइना, ठीक है। दीज इंट्रायूटराइन डिवाइस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज नॉन मेडिकेटेड IUDs। ये कैसे IUDs है? नॉन मेडिकेटेड। एग्जाम्पल है, सबसे फेमस एग्जाम्पल कॉपर टी, ये फीमेल के वेजाइना में जाके इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल नॉन मेडिकेटेड का क्या है? लिपिस लूप एंड कॉपर रिलीजिंग, यानी जो कॉपर रिलीज करता है वो IUDs है CUT, जैसे ये है CUT, CU7, मल्टी लोड 375, ठीक है। द हार्मोन रिलीजिंग IUDs जैसे प्रोजेस्टेराट, LGN20, यानी कितने टाइप के IUDs हमने डिस्कस किए। सबसे पहला आया, मतलब इंट्रायूटराइन डिवाइस में हमने कितने तरह के नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटराइन डिवाइस डिस्कस की। सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड में था लिपिस लूप, फिर आता है आपका कॉपर रिलीजिंग, जिसमें से कॉपर के पिगमेंट्स रिलीज होते हैं, जैसे कि कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, और जो हार्मोन रिलीजिंग होते हैं यानी प्रोजेस्टेरेट, LGN20। इसे लिख लेते हैं। IUD, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो सबसे पहले आता है IUD में नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड में क्या आता है आपका? एक सेकेंड, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। लिपिस लूप, फिर आता है आपका कॉपर रिलीजिंग, इसमें आता है आपका CUT, ये आपका CUT है, CU7 एंड मल्टी लोड
375। फिर आता है आपका हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग में आता है आपका प्रोजेस्टेरेट, एक और कौन सी आती है, प्रोजेस्टेरेट एंड LNG-20। ये गाइस देखो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये नीट में कई बार पूछे गए हैं। तो नॉन मेडिकेटेड पता होना चाहिए आपको, जो है लिपिस लूप। कॉपर रिलीजिंग अब पता होना चाहिए, CUT, CU7, मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग पता होना चाहिए, जैसे प्रोजेस्टेरेट एंड LNG-20। और IUD का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंट्रा यूटराइन डिवाइस। आगे बढ़े। IUD increase phagocytosis of sperm with the uterus, and CU ions release suppress sperm motility and fertilizing capacity of sperm। phagocytosis मतलब स्पर्म्स को मारना। फैगोसाइटिस यानी क्या, उसमें वो स्पर्म्स को खा ही जाते हैं, बिल्कुल एकदम चबा हुआ के खा जाते हैं। किलिंग ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूट्रस में ही मार दिए जाते हैं उन्हें। एंड जो CU आयंस होते हैं यानी कॉपर आयंस होते हैं, उसमें से वो क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी सप्रेस कर देते हैं। मोटिलिटी यानी कि उसकी मूवमेंट को ही सप्रेस कर देते हैं। स्पर्म जो स्पीड से चलता है वो मूवमेंट उसकी सप्रेस हो जाती है, ठीक है। एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी यानी कि उसकी फर्टिलिटी कैपेसिटी भी बिल्कुल पुअर हो जाती है, तो फिर वो स्पर्म कंट्रासेप्शन में हेल्प ही नहीं करेगा। द हार्मोन रिलीजिंग IUD, जो हार्मोन रिलीजिंग IUD होते हैं, द हार्मोन रिलीजिंग IUD मेक द यूट्रस अनसूटेबल। जो हार्मोन रिलीजिंग IUD होते हैं वो मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म्स। यानी कि जो हार्मोन रिलीजिंग IUD मतलब जो हमने बात किया ना अभी, LNG-20 एंड प्रोजेस्टेरेट, वो हमारे यूट्रस को ही अनसूटेबल बना देते हैं। यानी कि वहाँ पे प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती, वहाँ पे स्पर्म्स बैठ ही नहीं सकते, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता है। और सर्विक्स को अब बिल्कुल हॉस्टाइल बना देते हैं स्पर्म्स के लिए, ताकि स्पर्म वहाँ ठहर ही ना पाए, वो मर जाएं, ठीक है। यानी कि IUDs आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स। आइडियल है, एक अच्छा एग्जाम्पल है कॉन्ट्रासेप्टिव का फॉर फीमेल्स जो अपने प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं एंड और वांट स्पेस इन बिटवीन देयर चिल्ड्रंस। यानी कि अभी एक बच्चा है तो चाहती है 4 या 5 साल बाद दूसरा हो, तो वो ये कर सकते हैं। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। सबसे पहली बात, लोगों के दिमाग में एक मिथ है, वो मिथ आप क्लियर करो कि इंडिया में, पहले ये क्यों मैंने लिख दिया, सॉरी, हाँ, इंडिया में मोस्ट एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा है, IUDs है। लेकिन लोगों के अंदर या उनके माइंड में ये मिथ है कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड बैरियर मेथड्स यानी कॉन्डम से, बट ये रॉन्ग है, ये गलत है। PYQs में ये क्वेश्चंस आ चुका है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में मोस्ट एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अगर कोई है तो वो IUDs है, ना कि कॉन्डम्स। कॉन्डम्स के बारे में जो आपको नॉलेज होनी चाहिए वो ये है कि ये STD और एड्स जैसे बीमारियों से हमें बचाता है, जो और कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स नहीं कर पाते, ठीक है। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में मोस्ट एक्सेप्टेड एंड वाइडली यूज मेथड कौन सा है, IUDs का। अब आता है हमारा ओरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी ओरल पिल्स। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेस, या तो प्रोजेस्टेरोन का या तो प्रोजेस्टोजेन और ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन का। आप 2 फॉर्म में ले सकते हैं ओरल पिल, या तो प्रोजेस्टोजेन के फॉर्म में सिर्फ प्रोजेस्टोजेन लेना, या फिर प्रोजेस्टोजेन प्लस ईस्ट्रोजन, ये दोनों के फॉर्म में आप ओरल पिल्स ले सकती है। दैट इज़ यूज्ड बाय फीमेल। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड हेंस दे आर पॉपुलरली नोन एज पिल्स। टैबलेट के फॉर्म में तो हम पिल्स ही बोलेंगे ना। पिल्स हैव टू टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 days। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट
कि पिल्स आपको 21 डेज़ के लिए लेने हैं। कब से स्टार्ट करने हैं? स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद द फर्स्ट 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जब आपका फर्स्ट 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रहा हो तब आपको ये पिल्स स्टार्ट करने हैं। एंड आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज़, 7 दिन का गैप होता है उसके बाद। जब आपने फर्स्ट 5 डेज़ ये पिल्स लिया, देन आपको एक 7 डे का गैप रखना है ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर। जब में आपका मेंस्ट्रुएशन होता है उस टाइम आपको ये पिल्स नहीं लेने हैं। एंड अगेन आपको इसको रिपीट करना है सेम पैटर्न में, जब तक फीमेल डिज़ायर करती है टू प्रिवेंट कंसेप्शन। वो तब तक ले सकती है जब तक उन्हें प्रिवेंट करना है अपना कंसेप्शन। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन आफ्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंड रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। ये क्या करता है? ये पिल्स इनहिबिट करता है, ओव्यूलेशन नहीं होने देता है, इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है, और सर्विकल म्यूकस को बिल्कुल ही एकदम ख़राब कर देता है ताकि वहाँ पे एंट्री ऑफ स्पर्म हो ही नहीं सके। वो काम के लायक ही नहीं होती आपकी सर्विकल म्यूकस, बिल्कुल मतलब ऐसा बना देता ताकि वहाँ पे स्पर्म्स रह ही ना सके। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफ़ेक्ट्स। पिल के बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एंड एज वेल एज एक्सेप्टेड बाई वीमेंस, और मोस्टली वीमेंस ने एक्सेप्ट भी किया है कि दीज आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफ़ेक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम है पिल्स में सहेली। सहेली इज़ अ न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल। इट इज़ अ नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। सहेली इज़ अ नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। सहेली पहले क्या है? ओरल कॉन्ट्रासेप्शन यानी ओरल पिल्स हम जो लेते हैं ये नॉन स्टेरॉयडल होती है, स्टेरॉइड्स नहीं होते, नॉन स्टेरॉयडल, ठीक है। वेरी इफेक्टिव यानी जो पिल्स के फ़ायदे होते हैं तो इसमें तो होंगे ही, वेरी इफेक्टिव एंड लेस साइड इफ़ेक्ट। ठीक है। इट इज़ अ वंस अ वीक पिल विथ अ वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है वंस अ वीक पिल। वंस अ वीक पिल। वंस अ वीक पिल नाम क्यों? क्योंकि हम इसे हफ्ते में एक बार लेते हैं, तो इसका मतलब कि वंस अ वीक पिल हुई और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू तो है ही। आगे, प्रोजेस्ट्रोजन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ ईस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शन ऑल्सो और इम्प्लांट अंडर देयर स्किन। आप इंजेक्शन के फॉर्म में भी प्रोजेस्ट्रोजन या उसका मिक्सचर प्रोजेस्ट्रोजन प्लस ईस्ट्रोजन ले सकते हैं, या अपने बॉडी में स्किन में इम्प्लांट करवा सकते हैं। ये देखो, ये इम्प्लांटेशन हुआ। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू डैट ऑफ पिल्स। अगर आप इम्प्लांट करवाएं इंजेक्शन के फॉर्म में ले, पिल्स के फॉर्म में ले, उनका काम वही रहेगा जो उनको काम करना है। एंड देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्टो प्लस ईस्ट्रोजन combination or IUDs within 22 hours of coitus have been found to be very effective at emergency contraceptive, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse। इसका मतलब नहीं समझ में आया, चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। इसमें NCERT क्या कहना चाह रही है कि देखो, ये IUDs, ये प्रोजेस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन, ठीक है, ये सारे कॉम्बिनेशन तब तक ही काम करेंगे जब तक आप 72 आवर्स ऑफ क्वार्टस के अंदर इसे लेते, तभी इफेक्टिव होंगे। इनका कहने का ये मतलब है कि मान लो किसी भी एक लड़की के साथ रेप हो जाता है, ठीक है, अब क्या होगा? उसके चांसेस बहुत हाई है कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, क्योंकि उसके बॉडी में सेमेन जा चुका है, ठीक है। तो उसे डॉक्टर के पास 72 आवर्स, 72 घंटे के अंदर अंदर अगर उसका ट्रीटमेंट हो जाता है और उसको IUDs या इंजेक्शन या मतलब कुछ भी कोई भी फॉर्म में कॉन्ट्रासेप्शन दे दिया जाता है, तो तब तक वो प्रिवेंट कर सकती है प्रेगनेंसी, यानी वो प्रिवेंट कर सकती है कॉन्ट्रासेप्शन। लेकिन अगर 72 आवर्स से ज़्यादा हो गया है और तब पता चल रहा है, तब कुछ नहीं कर सकते हम, तब तो प्रेगनेंट हो ही जाएगी। फिर हम होता है कि हम
2 या 3 महीने के बाद जो अबॉर्ट करवाते हैं, अबॉर्शन लेते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत सारे केसेस आते हैं मेडिकल साइंस में जहाँ पे इफ़ अ गर्ल गेट्स प्रेग्नेंट, किस कारण से, अगर उसका रेप हो जाता है, उसके बॉडी में सेमेन जा चुका है, यानी हाई चांसेस है कि वो प्रेग्नेंट होगी, तो उसे 72 आवर्स इज़ द लास्ट टाइम, मैक्सिमम टाइम उसे लगाना है 72 आवर्स। उसके बीच में अगर आके वो आईयूडीज़ या कुछ भी प्रोजेस्ट्रोजन प्लस ईस्ट्रोजन के फॉर्म में ले लेती, तभी वो कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट कर पाएगी। ठीक है, यही यहाँ पे एनसीईआरटी हमें कहना चाह रही है। फिर आता है हमारा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड्स आर कॉल्ड स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन मतलब बिल्कुल ही एक तरह से यहाँ पे लिख दे सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड को आप सोचोगे स्टरलाइजेशन क्यों कहा जाता है? स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन का हिंदी शब्द क्या है? नसबंदी। ठीक है, यानी कि वो एक अपने गांव में, अगर छोटे शहर में जाओ तो वहाँ पे आपने ऐसी बात सुनी होगी कि उसने अपने पेट से जहाँ पे बच्चे पलते हैं, यानी कि जो हमारा सर्विक्स, हमारा वेजाइना होता है, वो उसने लेडीज़ ने वही हटवा लिया, तब तो वो प्रेग्नेंट हो ही नहीं पाएगी कितनी बार भी कोइटस करे, क्योंकि वो उसने उसकी सर्जरी ही करवा ली। तो नसबंदी करवाना इज़ नोन एज स्टरलाइजेशन। It is generally advised for the male and female as terminal method to prevent any more pregnancy. इसको करवाने के बाद वो कभी भी अपने लाइफ टाइम में चाह के भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये वैसेक्टोमी है। वैसेक्टोमी किस में होता है? वैसेक्टोमी होता है मेल में। ट्यूबोक्टोमी किस में होता है? फीमेल में। अरे नाम से ही पता चल रहा है यार, वैसेक्टोमी तो मेल में होगा, ट्यूबोक्टोमी तो फीमेल में ही हो गया। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब कट होता है, यहाँ पे वास डिफरेंस कट होता है। ये है मेल का टेस्टिस। ठीक है, ये जो है वास डिफरेंस, इससे डॉक्टर पहले कट करते हैं। दोनों साइड उन्होंने सीजर लगाया, देखो यहाँ पे दोनों साइड उन्होंने सीजर लगाया, इधर भी लगाया, ऐसे कट किया एंड देन टाई कर, यानी पहले काटा फिर बांध दिया। ट्यूबोक्टोमी में डॉक्टर यही करते हैं, यहाँ दोनों साइड पहले उन्होंने सीजर लगाया, इधर भी लगाया, कट किया, देन टाई कर दिया, यानी फैलोपियन ट्यूब को पहले काटा फिर बांधा। तो ये हो गया वैसेक्टोमी और ये हो गया ट्यूबोक्टोमी। ठीक है, आगे सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गेमेट्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड thereby prevent contraception. Sterilization procedure in male is called vasectomy and in female it is called tubectomy. ठीक है, मेल में इसे वैसेक्टोमी कहते हैं और फीमेल में ट्यूबोक्टोमी। वैसेक्टोमी क्या होता है? इसमें स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस को पहले कट टाई किया जाता है, फिर स्मॉल इंसिजन से इसे काटा जाता है ऑन द स्क्रोटम। एंड ट्यूबोक्टोमी में स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब लिया जाता है, उसे रिमूव किया जाता है, देन उसे टाई किया जाता है और स्मॉल इंसिजन से काट के देन उसे टाई कर दिया जाता है इन द थ्रू द वेजाइना। These techniques are highly effective but their reversibility is poor. ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बट इसमें क्या नुकसान है कि ये रिवर्सिबल नहीं है। ये रिवर्सिबल तो बिल्कुल नहीं है। एक बार अगर आपने ट्यूबोक्टोमी करवा ली, वैसेक्टोमी करवा ली, तो आप लाइफ टाइम तक के लिए प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। It is need to be emphasized that the selection of suitable contraceptive method and it should use always be undertaken in consultants with qualified medical profession। यानी आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन एक सूटेबल सिलेक्शन करना इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ एक गाइडेंस होना इंपॉर्टेंट है, एक अच्छे कंसल्टेशन और या तो मेडिकल प्रोफेशनल्स का। ठीक है, वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट इन रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपको ज़िंदगी भर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, ताकि आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करें। एक टाइम पीरियड होता है, यानी दे आर प्रैक्टिस अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट। आप उस नेचुरल इवेंट क्या है?
नेचुरल इवेंट जो गॉड क्रिएटेड है वो है ओवम और स्पर्म का मिलना, ये नेचुरली ये होना ही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अगेंस्ट जाके इसे रोक रहे हैं मिलने से, तो हम इसे नेचुरल इवेंट के अगेंस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वन इज़ फोर्स टू यूज़ दिस मेथड ईदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजन, यानी वन इज़ फोर्स टू यूज़ दिस मेथड ईदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, या तो अपना प्रेगनेंसी प्रिवेंट करना चाहती है या तो अपने प्रेगनेंसी में डिले रखना चाहती है। नो डाउट द वाइड स्प्रेड ऑफ यूज़ ऑफ दीज मेथड हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये सारे मेथड एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल कंट्रीब्यूट करते हैं पॉपुलेशन के ग्रोथ में। हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट्स आर नोजिया। कुछ इल इफेक्ट्स एनसीईआरटी ने बताया कि क्या क्या इल इफेक्ट्स हो सकते हैं ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव के। नोजिया हो सकता है, नोजिया यानी कि वोमिटिंग जैसा लगना, वोमिटिंग होना नहीं। एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल कभी आना, टाइम पे नहीं आना, रुक के आना, कुछ मंथ नहीं आना, या इरेगुलेशन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और इवन ब्रेस्ट कैंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। ये सारे सिग्निफिकेंट नहीं है, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर। ये सिग्निफिकेंट नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे पूरा के पूरा इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। फिर आता है हमारा MTP क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, इट इज़ एन इंटेंशनल, ये जानबूझ के किया हुआ वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP, और इंड्यूस्ड अबॉर्शन यानी जानबूझ के करवाना। नियरली 40 to 45 to 50 million MTPs are performed in year all over the world, which account of 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year. Whether to accept legal MTP or not to be being debated upon many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it. MTP इंडिया में कब आया था, ये आया था 1971 में। इसके साथ कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस है ताकि इसका मिसयूज़ ना हो सके। MTP का मतलब होता है जानबूझ के अबॉर्शन करवाना, किसी भी रीज़न से हो सकता है, या तो फीटिसाइड हो सकता है, मोस्ट रीज़न तो हमेशा यही रहा है, या हो सकता है कि अगर किसी का रेप हो जाता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उसे फुल टर्म प्रेगनेंसी से पहले उनका MTP कर दिया जाता है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट होता है उनकी लाइफ के लिए। या बच्चे के अंदर कोई डाउन सिंड्रोम है, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है, तब भी MTP होता है। लेकिन फीटिसाइड के लिए MTP करवाना ये इलीगल है। लीगली इंडिया में ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1971 में। Such restrictions are more important to check indiscriminate and illegal female feticides which are reported to be high in India. इंडिया में फीमेल फीटिसाइड की संख्या सबसे ज़्यादा हाई है। MTP का सबसे ज़्यादा यूज़ इसी के लिए होता है। अब NCERT एक क्वेश्चन पूछती क्यों MTP, वाई MTP? आंसर है ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ईदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, यानी वो आपके गलती कारण हो सकता है, आपने कॉन्ट्रासेप्टिव तो यूज़ किया लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव काम नहीं किए, यानी फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, तब आपको MTP करवाना पड़े। या रेप के टाइम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी का रेप हो जाता है तो उन्हें MTP करवाना पड़ता है। यानी MTP आर ऑल्सो एसेंशियल इन सर्टन केसेस वेयर continuation of pregnancy could be harmful, even fatal, either to mother either to the fetus of both. यानी MTP किस किस काम के लिए हो सकती है, किसी का अगर रेप हो गया है तब MTP करवाना इंपॉर्टेंट, या तब जब पता है कि अगर डिलीवरी के टाइम या तो माँ की जान जा सकती है या तो बच्चे की जान जा सकती है, तब MTP होता है। यानी MTP आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये कब तक सेफ है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बीच में, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर MTP करवाते हैं देन इट इज़ सेफ, यानी अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर अगर आप MTP करवाते हैं तब भी ठीक है। लेकिन अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में MTP करवा रहे हैं देन इट इज़ मोर रिस्कियर। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर। One disturbing trend observed is that a major of these MTPs are performed illegally by unqualified quacks. Quacks मतलब ढोंगों के, जो डॉक्टर की डिग्री नकली है जिनके पास, जो क्वालिफाइड नहीं है, उसको कहते हैं अनक्वालिफाइड क्वैक्स, विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कैन बी फैटल टू। यानी आप ऐसे लोग, आपने चुपके से इलीगली MTP करवा ली ऐसे इंसान से
जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है, सिर्फ उसे पैसा चाहिए था, आपने पैसा दे दिया, उसने कर दिया, तो ये अनसेफ तो है ही, साथ में आपकी जान भी जा सकती है। अनदर डेंजरस रीज़न इज द मिस यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। अधिकतर लोग इसे इसलिए करवाते हैं ताकि वो अपने बच्चे का जन्म लेने से पहले उसका सेक्स पता कर ले थ्रू एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू। इफ़ द फीटस इज़ फाउंड टू बी फीमेल, अगर उन्हें पता चल जाता है कि अगर वो बेटी है, देन उन्हें एमटीपी के थ्रू अबॉर्ट करवा दिया जाता है। ये टोटली अगेंस्ट द लॉ, इट इज़ टोटली अगेंस्ट व्हाट इज़ लीगल, ये लीगल नहीं है, ठीक है। Such practices should be avoided because these are dangerous for both young mother and fetus. ये प्रैक्टिसेस अब इंडिया में रोकनी चाहिए। जहाँ तक देखो तो बहुत सारे राज्य में, बहुत सारे स्टेट में आज ये बैंड है लीगली, बट कई ऐसे लोग हैं जहाँ अभी तक ये सब कुछ होते आ रहा है। इसके लिए एक इफेक्टिव काउंसलिंग करनी चाहिए गवर्नमेंट को। नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड क्वार्टर्स। अगर आपको नहीं आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो अनप्रोटेक्टेड क्वार्टर्स करने का क्या मतलब होता है? आप अच्छे से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कीजिए। फैक्टर इन्वॉल्व इन इलीगल अबॉर्शन, इलीगली अबॉर्ट करवाना, स्पेशली जब गर्ल चाइल्ड हो, एज वेल एज प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर एंड फैसिलिटीज़ कुड रिवर्स द मेंशन अनहेल्दी ट्रेंड। अगर गवर्नमेंट बहुत लोग एमटीपी बताते क्यों करवाते, बहुतों के पहले से 2 से 3 बच्चे हैं, अब उनका चौथा बच्चा होने वाला है, अब उनके पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, उतना हेल्थ केयर नहीं है कि वो चौथे बच्चे को भी उस तरह से पाल पाएँ, तो उसे वो एमटीपी के थ्रू अबॉर्ट करवा देते हैं। तो अगर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने लगे तो हो सकता है ये सारे रीज़न्स रिवर्स हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको ये सारे चीज़ में कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। सब क्लियर है? ओके, एक सेकेंड। हाँ, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शियस यानी एसटीआई से हम ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी हमें 3 टॉपिक करना है, तो पार्ट 3 में एसटीआई के बाद का सारा पार्ट हो जाएगा। टोटल 13 पेज में गया है हमारा टॉपिक, 13 नहीं तो 12-11 पेज में तो गया ही है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मुझे लगता है आज का लेक्चर काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया, और जो मैंने बताया वो आपको क्लियर होगा। तो जिनको भी ये लेक्चर थोड़ा सा भी पसंद आया तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ ताकि आपको और बाकी अपडेट्स मिलते रहे। इसका पार्ट 3 सून अवेलेबल हो जाएगा चैनल पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।